अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल पे और बात हम आज करेंगे डिफरेंट ज़ाहिर जो न्यूज़ है, न्यूज़ अपडेट्स वो लेकर मैं हाजिर हुई हूँ आज और बात हम ज़रूर करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आपस में ऐसा लड़ रहे हैं, ऐसा लड़ने के मत पूछें। बल्कि कई बार तो ऐसा हो रहा है कि इंडियंस ही आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तानी भी आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही है, खास तौर पे फीमेल्स को लेकर कि आप जो है किसी को भी कुछ बोल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन लोगों को कई बार मैंने कहा भी है कि क्या आप अपने घर में अपनी बेटी से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपनी माँ से इसी जबान में बात करते हैं जो जबान आप सोशल मीडिया पर किसी भी दूसरी फीमेल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो एक्टिविस्ट है, चाहे वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो पाकिस्तानी है। तो यकीनन आप जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, क्रिटिसाइज़ आप किसी पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं ना कि हर एक जो है वो आपको अच्छा लगे, हर एक आपको पसंद आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ज़ाहिर है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लोगों के एंटी बात करने से भी प्रॉब्लम होती है और प्रो बात करने से भी प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे लोगों का तो कुछ हजमूला भी नहीं कर सकती, तो हम क्या कर लेंगे। लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि ज़बान वो इस्तेमाल करें जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो, जो सुनकर आपको ये ना लगे कि आपकी माँ क्या सोचेगी, आपकी बहन क्या सोचेगी, आपकी बेटियां क्या सोचेंगी। ये बातें जो है वो करते हुए आप यकीन लिखते हुए और बोलते हुए इस बात का ख्याल जरूर रखा जाए। बाकी तो खैर क्या किया जा सकता है, जिन लोगों को अजीब अजीब लैंग्वेज यूज करने की आदत होती है उनका फैमिली बैकग्राउंड आपको पता लग जाता है, आपको उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आप किस खानदान के हैं, क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या कंट्री है, कौन लोग हैं आप। इसलिए कि वो अपने आप को बता रहे होते हैं, वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं उससे पता लग जाता है कि इनकी फैमिली में क्या होता होगा और इनके घर के लोग जो है, इनके घर की जो लेडीज है उनके साथ कैसे बात करते होंगे या कितनी इज्जत करते होंगे। बहरहाल बात सारी ये कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको हर कोई अच्छा नहीं लग सकता, हमें भी हर कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात सब यही है कि आप उन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं और अगर क्रिटिसाइज करना है तो कोई तमीज से भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन हर एक जो है वो अपने आप में इतना तोप बन के घूम रहा है कि उसको लगता है कि बस जी वैसी वैसी लैंग्वेज यूज करूंगा तो बस उससे जो है वो मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जी दूसरे की बड़ी इंसल्ट कर दूंगा। लेकिन बात सारी ये कि अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी कई लोग जो है वो बेचारे सोशल मीडिया पर सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं और टाइम पास नहीं हो रहा होता तो यही करते रहते हैं कि लोगों को टारगेट करते रहेंगे, ये जो है जी ये रॉ का एजेंट है, ये जो है ना ये आईएसआई का एजेंट है, और उनका आईक्यू लेवल उधर ही पता लग जाता है। इसलिए कि जिसको ये ना पता चले कि कौन एजेंसीज के साथ है और कौन नहीं है और फिर भी वो इल्जामात लगाएं, तो आप समझ जाइए कि उनका आईक्यू लेवल क्या होगा। और वो उन लोगों के ऊपर यकीनन रहम करना चाहिए और उन लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। इसलिए कि उनका इलाज जो है वो मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। हर चीज का इलाज होता है लेकिन इस किस्म के लोगों का इलाज नहीं होता जो खामा खाई में दूसरे लोगों को कहीं भी कनेक्ट करके और अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल बात हम उनकी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं कहा चलो शुरू में थोड़ा सा बता दूं कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे। बहरहाल हालांकि हर तरफ से सोशल मीडिया बैन है, ऐसा नहीं है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के लोगों के सोशल मीडिया को बैन कर दिया है तो पाकिस्तान ने छोड़ दिया। पाकिस्तान ने भी कुछ उसी किस्म की हरकत की है और हमारे यहाँ भी बहुत से हमारे दोस्त भी हैं, बहुत से हमारे जान पहचान वाले भी हैं और कई दूसरे लोग भी हैं जिनके हम यूट्यूब चैनल देखा करते थे और यकीनन उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए देखा करते थे। अब वैसे शौकिया कह लीजिए कि जो भी जिसको भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से या जियो पॉलिटिकल न्यूज से इंटरेस्ट होता है तो वो एक दूसरे के वीडियोस देखा ही करते हैं, चाहे बाद में कह रहे क्या बकवास कर रहा था, लेकिन फिर भी देखा करते हैं। लेकिन उनके जी चैनल जो है वो बैन कर दिए भारत ने। तो भारत को हमने कहा जी हम भी पीछे नहीं है, हमने भी यहाँ पर तमाम ही तकरीबन चैनल्स को बैन कर दिया है। कई ट्विटर अकाउंट जो है उनको भी ब्लॉक कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल है ये चीज दिखाता है कि दोनों के अंदर जो है वो एक ही तरह की जो है इमेच्योरिटी है और दोनों कंट्रीज के जो लोग बैठे हुए हैं यानी कि वो जिनके हाथ में पावर है वो किस तरह की चीजें सोच रहे हैं कि उन्होंने कहा ये हमें नहीं सुन रहे तो हम भी इनको नहीं सुनने देंगे। यानी कि यहाँ पर कहा तो ये जाता है, चले पाकिस्तान में तो आप कह सकते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट नाम की है, वरना तो सभी जानते हैं कि कहाँ से गवर्नमेंट चलाई जाती है और कौन ऑर्डर देता है। लेकिन भारत में तो कहा जाता है कि जी सेक्युलर कंट्री है, गवर्नमेंट जो है वो अवाम की सुनती है, पब्लिक का बहुत होल्ड है। लेकिन फिर भी वहां पर जिस तरीके से यहाँ की न्यूज चैनल्स बंद कर दिए गए, फिर पाकिस्तान ने भी न्यूज चैनल बंद कर दिए, मुझे उस बात पे खैर
यकीनन अफसोस है कि दोनों कंट्रीज ने इस तरह का बिहेवियर रखा है जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल देखते जी आगे सिलसिला कैसे बढ़ता है, लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जो कि इस वक्त भी आग उगल रहे हैं। और ये और बातें कि जैसे मैंने कहा कि आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन कीजिए, आप बिल्कुल एतराज कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन अपनी जबान अगर आप सही रखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आप अपने घर में जो लोग हैं उनके साथ बात कैसे करते हैं। खैर या उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, ये बात जो है वो आपके जो बिहेवियर आपका सोशल मीडिया पर होता है उससे आपके खानदान का पता लग जाता है। ये बात मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ, पाकिस्तान के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी, और इसमें फीमेल्स भी शामिल हैं और इसमें जेंट्स भी शामिल हैं, यानी मर्द, औरतें या लेडीज जो भी ट्विटर के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और जो कुछ लिख रहे हैं उससे पता लग जाता है। इसलिए कि लेडीज भी कोई कम नहीं है, हमारे यहाँ भी वो कह लीजिए कि वल्गर किस्म की ट्वीट्स करने के बाद हमारे यहाँ की लेडीज उन ट्वीट्स को डिलीट करके कह देती हैं कि जी हमने तो वैसे ही कर दिया था क्योंकि हमें गुस्सा आ रहा था जी, क्योंकि हमारा झगड़ा चल रहा था। पता नहीं किस बात का झगड़ा चलता है जिसके ऊपर ये ऐसी ट्वीट्स लगाती हैं कि जिससे कि इनका अपना ही खानदान खुल के सामने आ जाता है, पता लग जाता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि जो इतनी गलीज किस्म की ट्वीट्स कर सकती हैं और आप समझ ही सकते हैं कि इनके घर का क्या माहौल रहा होगा। लेकिन बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की, लेकिन उससे भी पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि जी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जी चाइना और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है और सीपीसी के ऊपर काम किया जा रहा है और सीपैक जो है उसमें अब बताया ये गया है कि जी अब उसमें अफगानिस्तान भी शामिल होगा। यानी कि चाइना और कह लीजिए कि चाइना पाकिस्तान तो कर ही रहा है काम, लेकिन अब उसमें अफगानिस्तान के दाखिल होने की, अफगानिस्तान को लाने की भी बात की जा रही है। यानी कि 20 तारीख को इसहाक डार साहब जो हैं वो चाइना पहुंचेंगे और वहां पर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठकर बात करेंगे और इस चीज के ऊपर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से सीपीसी जो है उसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान अगर आ जाता है तो जी उसके बाद कहा यह जाएगा कि पेशावर से लेकर और चमन तक सीपीसी जो है सेंट्रल एशिया को कवर करेगा। और कोशिश ये की जा रही है कि जो प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो हो गए थे और काम नहीं हो रहा था, हमने भी कई बार कहा कि लगता है तो पैक ही हो गया है, उसको एक बार फिर दोबारा से उस प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात की जा रही है, उस प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि आगे जाकर ये सीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो रशिया के साथ भी जुड़ जाए। अब एक तरफ तो ये बात की जा रही है, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल कर लिया जाएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी उससे फायदा होगा, अफगानिस्तान को भी होगा और चाइना को तो डेफिनेटली होगा ही। लेकिन अगर उसके साथ ही साथ अगर भारत की तरफ देखा जाए तो हो सकता है कि भारत को ये बात पसंद ना आए, लेकिन अगर हम भारत को भी ये कहें कि जिसमें शामिल होने की दावत अगर चाइना दे दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वैसे तो वो चाबहार पोर्ट पे काम कर ही रहे हैं, मगर चाबहार पोर्ट के साथ साथ अगर भारत को भी सीपीसी का हिस्सा भी बना लिया जाए तो शायद इस रीजन की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स, बहुत सी ऐसी बातें या बहुत सी ऐसी नाराजगियां जो कंट्रीज के बीच में चला करती हैं, शायद वो थोड़ी सी कम हो जाए। पाकिस्तान और भारत में जिस तरह की रिसेंट टेंशन्स रही वो तो आपके सामने ही है। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, दावे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, कभी 5 और कभी 4 और कभी 6 जहाज गिरा देने का दावा आज भी चल रहा था। यानी कि थोड़ी कल की बात है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना यह था कि जी हमने भारत के 6 तैयारे गिरा दिए, यानी कि हमने 6 फाइटर जेट जो हैं वो भारत के गिरा दिए। आज ही डीजीआईएसपीआर का स्टेटमेंट आ रहा था और वो कह रहे थे कि जी हमने 5 गिरा दिए। अब इन लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने 5 गिराए हैं, 6 गिराए हैं या क्या किया है, लेकिन बहरहाल जो भी किया है उसके ऊपर अभी तक दोनों तरफ से यानी कि कोई सही स्टेटमेंट किसी के सामने नहीं आ रही। दोनों एक दूसरे को ज्यादा नुकसान कर देने का दावा भी कर रहे हैं। साथ साथ कई ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे वो मोहित पीरजादा हो यानी डॉक्टर मोहित पीरजादा, उनकी वीडियो भी काफी वायरल है और उनका यही कहना है कि जी पाकिस्तान उतना नुकसान नहीं कर पाया जितना कि नुकसान भारत ने कर दिया। अब डॉक्टर मोहित पीरजादा का भरोसा किया नहीं जा सकता, इसलिए कि वो अक्सर कुछ इस किस्म की बातें करते हैं जिसकी वजह से काफी तनकीद की जद में रहते हैं, लेकिन बहरहाल उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर अभी तक कुछ पता नहीं लगा है किसने किसका कितना नुकसान कर दिया। दावे दोनों तरफ से जारी हैं। बात
बात हम करेंगे शाहिद खान आफरीदी साहब की। आफरीदी साहब को ये कोई अवार्ड देते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं, और लोग सोशल मीडिया पर मुसलसल ये पूछ रहे हैं कि शाहिद खान आफरीदी ने ऐसा क्या काम किया है जिसके लिए जो है उनको इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया। तो यकीनन उसमें कई लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा ख्याल है कि बूट पॉलिश किए इन्होंने, और बूट पॉलिश करने के अवार्ड जो है वो मिला ही करते हैं पाकिस्तान में। शायद ही कोई ऐसा होगा जो बूट पॉलिश करे और उसको अवार्ड ना मिले। तो शाहिद खान आफरीदी भी जब से ये वॉर तो नहीं कह सकते, लेकिन जो झड़पें चल रही थी, जो अटैक्स चल रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उसके बीच में शाहिद खान आफरीदी साहब के जो ट्वीट्स थे, जो स्टेटमेंट्स थे, वो देखते हुए मुझे यही लग रहा था कि भाई ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और यकीनन अवार्ड ले लेंगे। और फिर वही हुआ। बात करेंगे एक बार फिर जो है वो भारत की और पाकिस्तान की, और दोनों ही कंट्रीज जो है वो अब ये कर रही हैं कि जी यूरोप, अमेरिका और कई दूसरी कंट्रीज के विजिट पर जो है डेलीगेशंस जाएंगे और वहां जाकर बताएंगे कि आखिर हिंदुस्तान पाकिस्तान में चल क्या रहा था, और दोनों ने एक दूसरे पर अटैक क्यों किया, दोनों एक दूसरे से नाराज क्यों है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं और दोबारा अटैक करने की धमकियां क्यों दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी डेलीगेशन को लीड करेंगे पाकिस्तान से, और शशि थरूर साहब जो है वो भारत की तरफ से जो डेलीगेशन जाएगा उसको लीड करेंगे। दोनों अपनी अपनी जगह पे जो हैं काफी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन बहरहाल शशि थरूर साहब के मुकाबले में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बहुत जूनियर हैं, और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जूनियर्स जो हैं वो काम नहीं कर सकते, और यकीनन उनको बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उनको भारत के पॉलिटिशियन से या भारत के जो लोग सकते हैं। शशि थरूर साहब का अपना एक प्रोफाइल है और बहुत जबरदस्त किस्म के एक कह लीजिए कि कांग्रेस के लीडर हैं, और बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, और उनको उनकी जो वालिदा थी, यानी उनकी जो मदर थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं इस वक्त। उनके फादर आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो भी प्राइम मिनिस्टर है, खुद बिलावल साहब भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन जाहिर है शशि थरूर साहब के मुकाबले में काफी जूनियर है, तो मेरे ख्याल है बिलावल साहब को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने रखने के लिए इनके अलावा कई दूसरे नाम भी है जो कि इस डेलीगेशन का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तानी डेलीगेशन जो जाएगा उसमें फैसल सब्जवारी साहब भी शामिल हैं, उसके साथ हिना रब्बानी खर भी हैं, उनके साथ साथ शीरी रहमान भी हैं, और कई दूसरे नाम जो हैं उसमें शामिल हैं, जिसमें कि पीएमएलएन के लोग भी हैं और पीपल्स पार्टी के भी हैं, एमक्यूएम से भी लोग रखे गए हैं, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को शामिल किया गया है। और जी ये नाम जो है ये भी अब मीडिया पर जो है ऐसा ऐसा करके जो है वो गवर्नमेंट देना शुरू किया है गवर्नमेंट ने, और इसी तरीके से भारत की तरफ से भी जो डेलीगेशन जाएगा उसकी लिस्ट भी हम देख रहे हैं। अगर हमें सोशल मीडिया पर मिल गई तो हम डेफिनेटली आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल शशि थरूर साहब का जिक्र जो है वो किया जा रहा है, और उसकी एक वजह ये भी है कि जी कई लोग जो है वो ये एतराज कर रहे हैं भारत से कि जी एक तरफ तो शशि थरूर साहब है जो कि भारत का केस लेकर या भारत की बात लेकर डिफरेंट कंट्रीज का विजिट करेंगे अपने डेलीगेशन के साथ, और बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम रही है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का क्या वजह बनी। लेकिन उसके साथ साथ बिलावल साहब के ऊपर भी एतराज कर रहे हैं या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी बिलावल साहब उनके मुकाबले में बहुत जूनियर है, यानी कि शशि थरूर साहब के मुकाबले में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो काफी जूनियर है, और शायद वो इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान का केस सामने ना रख सके। यकीनन हमें इस तरह के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमें इस तरफ पाकिस्तान के लोगों का ध्यान जो है वो करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि जी बिलावल साहब जो हैं वो बहुत एक समझे कि कमजोर तरीके से अपना केस जो है वो लेकर आगे बढ़ेंगे, या कह लीजिए कि बिलावल साहब जो हैं वो इतने आसानी से जो है उनको ये तमाम चीजें नहीं मिल पाएंगी कि वो ये केस जो है वो आगे अच्छे तरीके से ले जा सके, क्योंकि वो बहुत जूनियर है। मगर बात फिर वही आ जाती है कि जूनियर तो खैर लोग होते ही हैं, और फिर ऐसा ऐसा काम करते करते जाहिर है कि सीखने को मिलता है, और सिर्फ इस बेस के ऊपर कि क्योंकि शशि थरूर साहब जो हैं वो एक काफी सीनियर पॉलिटिशियन है, और वो भारत का केस लेकर या भारत की बात लेकर जो है वो आगे जा रहे हैं बाकी कंट्रीज से बात करने, तो सिर्फ इस बेस के ऊपर बिलावल साहब को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता या उनको पीछे नहीं किया जा सकता कि जी क्योंकि वो कह लीजिए कि जूनियर हैं या अभी नए नए हैं सियासत के अंदर। लेकिन बहरहाल बात फिर वही आ जाती है कि जी कई बार तो और भी कई लोग ऐसे हैं जो कि यकीनन
اتنے سینئر نہیں ہوں گے لیکن جب کام کرنے آتے ہیں تو پھر کام کر ہی لیتے ہیں. اس میں خیر میجر گورو آریہ جو ہیں وہ بھی کافی اعتراض کر رہے ہیں. ان کی بھی ایک ٹویٹ میں نے دیکھی جو کافی ڈیٹیل سے وہ ٹویٹ تھی, اور اس میں بھی میجر گورو جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی بلاول صاحب جو ہیں وہ بڑے جونیئر ہیں, ان کو تو کام نہیں آتا, اور سوائے اس کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا فیملی کا نام لے کر آگے بڑھ رہے. تو کوئی بات نہیں گورو جی, اتنا پریشان مت ہوئیے, اس لیے کہ کبھی نہ کبھی ہم لوگ بھی جونیئر ہی تھے نا, جو اب ہمیں جی سینئر جرنلسٹ اور سینئر اینالسٹ اور آپ کو ڈیفینس ایکسپرٹ اور کیا کیا کہا جاتا ہے. اگر اس وقت آپ کے سینئرز نے آپ کو آگے نہ بڑھنے دیا ہوتا تو شاید آج آپ بھی اس پوزیشن پہ نہ ہوتے جہاں پر آپ آج ہیں. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر کوئی جونیئر آگے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بھارت کی طرف سے سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو رکھنے جا رہی ہے, تو یقیناً یہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا, اور اس چیلنج میں سے نکل کر اگر وہ دکھائیں گے تبھی لوگ انہیں مانیں گے, ورنہ ظاہر ہے کہ آپ ہی کی کہیں بات صحیح ہو جائے گی اور اس کا کریڈٹ آپ کو مل بھی جائے گا. ظاہر ہے کہ آپ کی پبلک کہے گی کہ دیکھا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے. لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ کبھی بھی کسی کو اس کے سینئر یا جونیئر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کرنا چاہیے. بہرحال بات کریں گے ایک بار پھر ہم یہ آدمی جس کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا, یعنی کہ جس کے گھر پہ اٹیک کیا گیا, مولانا مسعود اظہر. جی ہاں, مولانا مسعود اظہر کو جہاں تک رپورٹس آ رہی ہیں, جہاں تک میڈیا میں خبریں میں دیکھ رہی ہوں, تو اس حساب سے پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے, پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے مولانا مسعود اظہر کو 14 کروڑ روپے پاک روپیز جو ہے اس کی پیمنٹ کرے گی, کیونکہ جو بھارت نے آ کر اس کے گھر پہ گولہ بارود پھینکے یا جو اٹیک کیا گیا اس میں جو اس کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی کی جا سکے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک کنٹری آ کے ہماری کنٹری کے اندر اس ٹیررسٹ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے جس نے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ کئی کنٹریز میں لوگوں کا نقصان کیا ہے, جو ایک ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے, اس کے گھر پہ جب اٹیک کرتے ہیں تو ہمارے یہاں سے لوگ جو ہے, ہماری اسٹیٹ جو ہے, ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو 14 کروڑ روپے دے گی اس بات کے لیے کہ بھیا تمہارا گھر توڑ دیا بھارت سے لوگوں نے آ کے, بڑا افسوس ہوا. یعنی ابھی بھی ہم سدھرنے کا نام نہیں لے رہے, ابھی بھی ہم اس بات کو نہیں مان رہے کہ جی یہ سب کچھ غلط ہے, اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کے لوگوں کو فنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن ہم ماننے کو تیار ہوں گے تبھی تو ہم کچھ بہتر کریں گے. اسی وجہ سے آج حافظ سعید جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ ہے, یعنی کہ حافظ سعید جیل میں نہیں ہے, عمران خان جیل میں ہیں جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں. 2 سال سے وہ جیل میں چکی پیسنگ اینڈ پیسنگ کر رہے, لیکن حافظ سعید ہاؤس اریسٹ ہے, آرام سکون سے گھر میں رہ رہا ہے, اور ہو سکتا ہے باہر بھی گھوم پھر رہا ہو, کبھی آپ شاپنگ پہ جائیں تو ہو سکتا ہے 7 والی شاپ پہ یہ بھی شاپنگ کر رہا ہو, آپ کو کیا پتا. لیکن یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد نہ صرف بھارت بلکہ ایران, افغانستان سبھی ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارے اوپر بڑا غلط الزام ہے, ہمارے یہاں تو ایسا کوئی پایا ہی نہیں جاتا. لیکن اب کوئی بتائے گا کہ یہ 14 کروڑ روپے جو آپ مولانا مسعود اظہر کو دینے جا رہے ہیں, جس کا کہ سوشل میڈیا اور کئی جگہ پر یہ نیوز لگی ہوئی ہے, اگر تو یہ نیوز غلط ہے تو بہت اچھی بات ہے, میں تو بڑا اپریشیٹ کروں گی کہ ہم لوگ ایک ٹکا نہیں دے رہے. لیکن کیا ہے نا کہ ڈاؤٹ ہوتا ہے, یعنی کہ مجھے شک ہے کہ یہ خبر صحیح ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے سپورٹ کیا ہے ہمیشہ سے, اور یقیناً جتنا افسوس اور جتنا دکھ جتایا گیا پاکستان کی طرف سے کہ جی وہ مدرسے توڑ دیے, جی دیکھیں جی یہاں پہ بم مار دیا, دیکھیں جی یہاں پہ کچھ کر کے چلے گئے, تو اس کی ریزن مجھے یہی لگتی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ بتایا یہی گیا تھا کہ مولانا مسعود اظہر کے گھر کے لوگ موجود تھے, اور مولانا مسعود اظہر کے ہی گھر کے لوگ جو تھے وہ اس اٹیک میں کچھ تو مارے گئے اور کچھ بچ گئے. تو پھر اس وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو یہ 14 کروڑ روپے پاکستان کی اسٹیٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ دے گی. اب وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ میرے جیسے عام جو ورکنگ کلاس ہے اس کے ٹیکس کے پیسے سے ہم ان ٹیررسٹ کو پال رہے ہیں, ان کو فنڈ کر رہے ہیں, اور اگر آ کر ان کا گھر بار یا ان کا مدرسہ یا کسی چیز کے اوپر کوئی بھی دوسری کنٹری یا کوئی اگر اس کو اڑا کر چلا جاتا ہے, مار کے چلا جاتا ہے, توڑ کے چلا جاتا ہے, تو ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو فنڈ کر دو تاکہ یہ دوبارہ بنا لیں. یعنی اس چیز کو ہم نہ تو روک رہے ہیں, نہ تو ٹوک رہے ہیں, اور نہ ہی سدھرنے کو تیار ہے. بہرحال
ہمارے حالات کچھ ایسے ہی ہیں، اور اگر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو نہ صرف پاکستان سے بلکہ بھارت سے بھی بہت سے لوگ ایسے جن کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کیسے کر دی، اور یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ جن ٹیررسٹ کو جو پاکستان میں بستے ہیں یا پاکستان میں پائے جاتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، ان کے اوپر روک ہونی چاہیے۔ یہ بات پاکستان والوں کو بری لگے میری سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہی بات ہندوستان والوں کو بری لگتی ہے، کئی لوگوں کو، اس پہ مجھے بہت حیرت ہے، اس لیے کہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ کون ہے جو یہ پرو انڈیا بات کرتی ہے، یہ کون ہے جی جو یہ پاکستان میں بیٹھ کر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ رہی ہیں، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان سے مجھے یہی کہنا ہے کہ آپ کو اوپر والے نے عقل نہیں دی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت عقل بٹ رہی ہو اس وقت آپ کشمیر میں پتھر بازی کر رہے ہو، اور اس کے بعد آپ کو اچانک سے پتہ لگا کہ اب تو پتھر بازی ہو نہیں سکتی ہے، تو آپ نے سوچا ڈیفنس اینالسٹ بن جاتے ہیں، ایسی کیا بات ہے۔ لیکن بہرحال ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اوپر والے سے دعا کرنی چاہیے کہ اوپر والا ان کو عقل دے اور یہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر سکے، بجائے اس کے کہ یہ الٹے سیدھے کام کریں۔ بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور دعا کیجیے کہ ہر طرف امن رہے اور مزید بے گناہ لوگوں کی جانیں نہ جائیں۔ تھینک یو۔